हेलो दोस्तों, आज फिर हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव सेशन जो स्टार्ट किए थे लोग, जिसमें हमने आप लोगों को फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन से संबंधित बहुत मेन फैक्ट बताए थे और उसमें समझाने के साथ आपको 25-30 तक ऑब्जेक्टिव हमने करवा दिया था। आज हम लोग 30 के आगे बढ़ेंगे लोग, लेकिन 30 के आगे बढ़ने से पहले कुछ मेन टॉपिक है जो आपको बताना जरूरी है। अवतल दर्पण की बात करें या उत्तल दर्पण की बात करें या लेंस की बात करें, उसमें चिन्ह परिपाटी को समझना काफी इंपॉर्टेंट बनता है। पहले हम लोग चिन्ह परिपाटी समझे लोगों, काफी डिटेल में समझेंगे लोग। उसके बाद उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव है उसको बनाएंगे लोग, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है आपको कि हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव तो चलेगा, साथ ही साथ हम लोग उससे संबंधित जितना फैक्ट होगा वो सबको जानते चलेंगे, जिससे आपका मतलब चैप्टर के बारे में नॉलेज भी होगा और आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। ऑब्जेक्टिव बिना आप रट्टे बना सकते हैं अगर आपको वो चैप्टर के बारे में पूरा बढ़िया से नॉलेज है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिन्ह परिपाटी स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या हुआ। दर्पण में बात करें या लेंस में बात करें, प्रतिबिंब कभी दर्पण के आगे बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इस दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए जिस परिपाटी का प्रयोग किया जाता है उससे हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अब ये चिन्ह परिपाटी में किस प्रकार से यूज होता है, आइए हम एक यहाँ पर अवतल दर्पण बना लेते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट समझ में आए। यह एक अवतल दर्पण है और यहाँ पर एक बनाते हैं हम उत्तल दर्पण। भले आज ऑब्जेक्टिव कम पढ़ाएंगे लेकिन इस चैप्टर में आपको ज्यादा से ज्यादा बताएंगे ताकि फिर कभी डाउट ना हो न्यूमेरिकल में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में। दो, ये हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और ये हो गया उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। आप ये बात जानते हैं, मान लीजिए एमएन बोल लेते हैं इसको हम, एमएन एक अवतल दर्पण है। ये इसका मुख्य अक्ष है, खूब इत्मीनान समझिएगा। ये मुख्य अक्ष है, इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। ये हमारा फोकस हुआ और ये हमारा वक्रता, यहां से लेकर यहां तक वक्रता त्रिज्या, टोटल यहां से लेकर यहां तक ये वक्रता त्रिज्या हुआ, और ये जो हुआ फोकस दूरी हुआ, फोकस डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं लोग। अब इसमें अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ा दी, खूब इत्मीनान समझिएगा बालक, इस दर्पण की बात करें तो चाहे इस दर्पण की बात करें तो प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखा जाता है। मतलब इसमें भी हम इधर ही वस्तु को रखेंगे और इस दर्पण में हम वस्तु को इधर ही रखेंगे। इसका मान लीजिए आगे इसमें बढ़ सेम कंडीशन चलते हैं। इसका फोकस यहाँ पे होता है, इसका सेंटर यहाँ पे होता है। ये क्यों होता है आपको पहले आप वीडियो देखिएगा जिसको आप लोगों को फर्स्ट वीडियो हम बताए होंगे कि क्यों इसका फोकस सेंटर इधर होता है, इसका भी इधर होता है, क्या रीजन है इसका, ये हम पहले बता चुके हैं। अब इसमें और इसमें चिन्ह का अंतर स्पष्ट करने के लिए हम यहां से कलम खींच लेते हैं। चलिए किसका किसका यूज पड़ेगा, एक चार्ट बनाते हैं। इस चार्ट को आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कॉपी में नोट करने का। ऐसे भी 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दर्पण, अवतल और एक हमें पढ़ना है उत्तल, 2 चीज। सबसे पहले क्या क्या होता है अवतल में भी और उत्तल में भी। सबसे पहले आपका होता है फोकस दूरी, छोटा एफ से डिनोट करते हैं, सुनते चलिएगा। फोकस दूरी एक होता है फोकस, कैपिटल एफ, ये फोकस है। फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। अगर नहीं समझ में आओ तो एक बार और देखिए, बताते हैं आप लोग। जैसे मान लो, हड़बड़े नहीं, हम लोग को आराम से समझ के पढ़ेंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मान लीजिए किरण समानांतर आ रही है, कई किरणें आ रही है, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है। ये सभी किरणें जब टकरा के यहाँ से वापस जाएगी ना तो किसी एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरेगी, और जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उसी को फोकस कहा जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस बालक एक ऐसा टॉपिक है जिसको रटने से बेटर उसको समझ जाइए। समझिएगा तो उसको आप अपने भाषा में अपने लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन आप रटिएगा ना
अभी रटिएगा, 2 दिन के बाद या 1 दिन बाद आपके माइंड में रटा हुआ बात ज्यादा देर तक दिमाग में नहीं रहता है, लेकिन समझा हुआ बात काफी अधिक समय तक आपके माइंड में रहेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि हम समझे कौन सा वैल्यू फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में जो भी आपको पढ़ाएंगे वो कहाँ से आता है। दर्पण में सबसे पहले छोटा है फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक हम फोकस दूरी बोलते हैं। उसके बाद वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर की बात करते हैं। वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v, वस्तु ऊंचाई h, प्रतिबिंब ऊंचाई h डैश। इतना का यूज आपको चिन्ह में पड़ेगा। अब मेरा बात समझिए, अवतल की हम बात करते हैं। अगर हम आपसे बोले, आप गेस करिए, यह एक नंबर लाइन है, यह एक नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं 0। इसके आगे जो भी डिस्टेंस चले देखिए, तो यहाँ पे मूल बिंदु से दाईं की तरफ जो भी दूरियां मापी जाती है वो सब पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप संख्या रेखा में बहुत पहले आप पढ़े होंगे, 3rd क्लास 4th क्लास में बताया गया होगा कि मूल बिंदु से बाईं की तरफ दूरी पॉजिटिव होता है और इधर के जो डिस्टेंस होता है सबका सब निगेटिव होता है। तो अगर मान लिया जाए यहाँ एक पॉइंट मूल बिंदु है, तो इधर का सब डिस्टेंस धनात्मक यानी पॉजिटिव, और इधर का टोटल डिस्टेंस जो भी होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। इधर का डिस्टेंस ऋणात्मक यानी कि निगेटिव, माइनस में। ऊपर का जो भी डिस्टेंस, अब यहाँ देखिए आप क्वाड्रेंट पढ़े हैं, ऊपर का ये सब प्लस में होता है और नीचे वाला किस में होता है, माइनस में होता है। ऊपर का टोटल डिस्टेंस जो भी आएगा वो प्लस में होगा और नीचे का डिस्टेंस माइनस में आएगा। सेम यही कंडीशन इसके साथ भी लागू होगा। अगर यहाँ पर हम डॉट डॉट से खींच देख लाइन, तो जो कंडीशन इसके साथ है वो कंडीशन इसके साथ आएगा। अब हम यहाँ आपको दिखाएंगे और यहाँ इसके मान को हम रखेंगे। तो कोशिश ये करिए कि इसको समझे, और समझने के बाद जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अपने मन से बनाने का प्रयास करिएगा। आइए देखिए, इधर अवतल में फोकस दूरी, यही ना फोकस दूरी है, यहाँ से हम इधर माप रहे हैं, इधर से कोई भी डिस्टेंस मापेंगे पॉजिटिव होगा, मतलब निगेटिव होगा, इधर का सब निगेटिव होगा, ऋणात्मक, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अवतल, अब इसी पर अवतल की बात करते हैं। वक्रता त्रिज्या भी इधर है, यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये भी क्या हो गया, माइनस। वस्तु मान लीजिए वस्तु है, यहाँ पर हमने वस्तु रख दिया है। अब एक कंडीशन बालक इससे फंस जाता है, समझिएगा युवराज जी, एक कंडीशन से फंस जाता है। क्या, यहाँ पे वस्तु अगर रखते हैं हम अवतल दर्पण में, तो हमने आपको उस दिन के वीडियो में लेक्चर में बताया था कि अवतल दर्पण में जो इमेज बनता है वो वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन जाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है। तो इधर का जो डिस्टेंस होगा वास्तविक के लिए होगा, यानी निगेटिव में जाएगा, और उधर का जो डिस्टेंस होगा काल्पनिक ले जाएगा, अर्थात पॉजिटिव में जाएगा। तो यहाँ पर वस्तु को तो हमेशा इधर रखेंगे, वस्तु हमेशा इधर रहेगा, बाईं तरफ रहेगा वस्तु का, ये हमेशा निगेटिव, ये हमेशा निगेटिव साइन लेके चलेगा। लेकिन प्रतिबिंब दूरी दो कंडीशन में बदल जाएगा, एक वास्तविक के लिए, आप बस ये चार्ट माइंड में रखिएगा, वास्तविक के लिए, और दूसरा काल्पनिक के लिए। तो वास्तविक के लिए आप ये बात जानते हैं कि वास्तविक तो दर्पण के सामने बनता है, ये हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा निगेटिव, और काल्पनिक दर्पण के पीछे बनता है, किसमें हो जाएगा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। एक बार समझ लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब, अगर दर्पण की बात करें हम अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब दोनों बनता है, वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के बाईं तरफ बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के दाईं तरफ बनता है। तो इधर का डिस्टेंस हम निगेटिव में लेते हैं और उधर का डिस्टेंस हम पॉजिटिव में लेते हैं। तो वास्तविक के लिए निगेटिव साइन यूज करेंगे, काल्पनिक के लिए पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एच, ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई ऊपर की तरफ है कि नहीं है, वस्तु की ऊंचाई ऊपर हमेशा रहेगा, यानी कि हमेशा ये प्लस में होगा। लेकिन अगर एच डैश को हम प्रतिबिंब, यहाँ मान लीजिए वस्तु की ऊंचाई हो गया, ये हो गया वस्तु की ऊंचाई, और ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो अब प्रतिबिंब में फिर लेम आएगा, दिक्कत होगा। प्रतिबिंब इधर बनेगा पीछे तो सीधा बनेगा, प्रतिबिंब अगर इधर पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, ऊपर की तरफ ऐसे बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब ऐसे बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता है, उल्टा बनता है। तो अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करें तो इसमें भी दो कंडीशन होगा, वास्तविक के लिए होगा, वास्तविक के लिए और काल्पनिक के लिए। तो अब बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब नीचे बनता है, ध्यान दीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब नीचे बनता है, नीचे की डिस्टेंस। तो नीचे का डिस्टेंस किस में मापते हैं, निगेटिव में मापते हैं, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। और काल्पनिक प्रतिबिंब देखिए ऊपर की तरफ है, तो ऊपर के डिस्टेंस में क्या बताया, पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा।
ये इतना हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार घर पर जाकर वीडियो देखिए, एक दो बार वीडियो को रीड करके देखिए, ऑटोमेटिक एकदम काफी आसानी से आपको समझाया है, आपको समझ में आना चाहिए। आगे बढ़े, आगे बढ़ते उत्तर को देखो। अगर हम चाहते ना बालक तो इतना आपको नहीं समझाते, शॉर्टकट बता होता करवा देते, जल्दी से बताते इसमें ये होता है इसमें होता है, लेकिन समझा देंगे ना तो आपके माइंड में नाचेगा रहेगा कि ये वैल्यू माइनस काहे लिखा गया है, ये माइनस आया कहाँ से, क्यों माइनस आया है। तो ये बात आपके माइंड में काफी दिन तक रहेगा। समझ में आ रहा है? देखिए उत्तल की बात करते हैं, तो उत्तल में फोकस दूरी, उत्तल की फोकस दूरी तो यही ना है, ये फोकस दूरी किसमें जाएगा, इधर है, तो ये मान ले मूल बिंदु के यहाँ तक, तो इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव में, पॉजिटिव। वक्रता त्रिज्या इधर है, यहाँ पे ये वक्रता त्रिज्या है यहाँ तक, ये भी किसमें हो जाएगा, पॉजिटिव। वस्तु दूरी फिर आ गया, वस्तु तो इधर रहेगा हमेशा, वस्तु हमेशा इधर रहेगा, तो किस में आ गया, निगेटिव। वस्तु दूरी अवतल दर्पण की बात करें तो, अच्छा उत्तल दर्पण की बात करें तो हमेशा किस में होगा, निगेटिव। प्रतिबिंब दूरी इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए बालक देखिए, काल्पनिक इधर ना बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब ये हो जाएगा क्या, पॉजिटिव। वस्तु ऊंचाई ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव। प्रतिबिंब ऊंचाई ऊपर की तरफ होगा, पॉजिटिव। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि उत्तल दर्पण में सिर्फ ये u का जो मान होता है वो निगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव होता है। सेम यही कंडीशन चला जाएगा किसमें, लेंस में, उसमें बदलता नहीं है, मान सब वही रहता है, सेम यही चलेगा लेंस में। थोड़ा सा चेंज होगा, आपको हम बताएंगे क्या क्या चेंज होता है क्या चेंज नहीं होता है, लेकिन ये आप माइंड में सेट रखिएगा कि अवतल में दर्पण में क्या क्या कंडीशन होता है और उत्तल दर्पण में क्या क्या कंडीशन होता है। अब इसके आधार पर दो फॉर्मूला की बात करते हैं, एक होता है दर्पण, एक होता है वक्रता त्रिज्या। बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है, उस दिन भी आपको हम बताए थे, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, फोकस दूरी में संबंध। तो ये क्या होता है, R इज इक्वल टू F, ये तो आपको उसी दिन हम बताए थे, ये प्रूफ भी किया जाता है, एग्जाम में देता है प्रूफ करने के लिए। इसको क्या प्रूफ करके दिखाइए, इतना वैल्यू की R बराबर 2F कहाँ से आ गया। तो R बराबर 2F क्या है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का रिलेशन है। अर्थात अगर क्वेश्चन देता है कि फोकस दूरी 10 cm है, तो बताइए वक्रता त्रिज्या क्या हुआ, 10 दूनी 20 हो जाएगा। अगर वक्रता त्रिज्या 50 है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि फोकस दूरी का दुगुना वक्रता त्रिज्या होता है, और वक्रता त्रिज्या का अधिक क्या होता है, फोकस दूरी होता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बैठिए, आगे बढ़ते हैं। अगला देख, एक और बताया आपको दर्पण सूत्र, बहुत बढ़िया याद आया आप लोग को। किसी वीडियो में देखिए ऊपर नीचे क्या हो रहा है, थोड़ा सा डाउन कर दो, डाउन नीचे कर लीजिए, बस 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 दो। दर्पण सूत्र ये सिद्ध करने के लिए 5 नंबर में आता है। आप लोग को फिजिक्स का जो द्वितीय क्वेश्चन का वीडियो हम दिए हुए हैं, देखिए उसमें लिखे हुए हैं दर्पण सूत्र को लिखकर सत्यापित करें, ये सिद्ध करने के लिए आता है। ऐसे भी कहो हमको टाइम मिला तो हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करके प्रूव करके वीडियो बना के डाल देंगे, ताकि हमेशा आपके माइंड में क्या रहेगा, ये सेट रहेगा। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एक लेंस सूत्र आएगा तो उसमें पढ़ेंगे लोग, माइनस हो जाता है वहां पे, तो उसमें आप लोग बताएंगे। और एक होता है आवर्धन, आवर्धन m -v/u, -v/, इतना फॉर्मूला कम से कम आपके माइंड में होना चाहिए दर्पण से संबंधित। अब इतना बात हम बता दिए, समझा दिए आप लोग को, टोटल चिन्ह परिपाटी हमने पूरा बता दिया। इसके आधार पर इस पर आप न्यूमेरिकल बनाने का प्रयास करिए, अलग किताब निकालिए, अपना किताब घर पर निकालिए, उसमें देखिए क्वेश्चन मान ले फोकस दूरी दिया हुआ है, प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ है, वस्तु दूरी नहीं दिया हुआ तो उसको आप निकाल सकते हैं। कोई 2 दिया हुआ है, कोई 1 मान नहीं दिया तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। चिन्ह किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, चिन्ह रखेंगे इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन में प्लस माइनस करके नहीं देता है। क्वेश्चन जब आपका देगा तो उसमें प्लस माइनस करके नहीं देगा, आपको इसके अकॉर्डिंग चिन्ह बैठाना है, और चिन्ह बैठाकर तब बनाना है। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते चलिए। अब इसको आप लोग या तो स्क्रीनशॉट मार रख लीजिएगा, और नहीं तो आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, यहां तो हम मिटाएंगे बस। आइए, क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका ध्यान डायरेक्ट जाएगा ही आंसरवा पर। हमको पता है अधिकांश बच्चे जो होते हैं ना, जब मान लो एक साथ ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों आता है, ऑप्शन रहता है आंसर भी रहता है, तो बच्चा का माइंड इस पर कम जाता है, डायरेक्ट दिमाग कहाँ जाता है, अरे बा आंसर दे ले बा, तो आंसर देखता है सब बता दे सब ये होगा। तो आपका माइंड अभी इस पर नहीं रखना है, आप सोचिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन अपने मन से टिक लगाइए, और तब आंसर मिलेगा कि हमारा बनाया हुआ आंसर सही है कि
गलत है। ठीक है बालक, तो कोशिश ये आपको करना है कि जब हम बताएं तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ेंगे, आपको बताएंगे और तब टिक लगा जाएगा क्या आंसर सही होगा क्या आंसर गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, स्टार्ट करते हैं। एक अवतल दर्पण वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में एक के वो कंडीशन होता है, याद कर लेना, में बैठा लो माइंड में। अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन पर काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है और वो कंडीशन है फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रहेगा तब। और ये बात आपको उस दिन के वीडियो में बताए थे, आज भी बता रहे हैं। फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रहेगा तो इमेज कैसा बनेगा, काल्पनिक, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दिया हुआ इसमें काल्पनिक और बड़ा, डी नंबर क्या हो गया इसका आंसर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 31 कहाँ गया, 31 लगी, जल्दी साफ फ्रेश हो यार। 31 चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते ताकि क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत ना हो, हटा देते हैं इसको। बस देखिए स्टार्ट करते हैं। 31वां क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 cm है। माइनस आ गया बाबू, ये देखो माइनस, बहुत बढ़िया बात बोल दिया माइनस। और हमने बताया अवतल दर्पण अवतल लेंस दोनों में निगेटिव होता है फोकस दूरी। देखिए कहा दिया हुआ है, दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल। गलत बात है, दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, अवतल होना चाहिए। ठीक है आगे बढ़िए, माइंड में बात करते रहिए, कैसे हम बता रहे क्या बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु को दर्पण का क्या कहता है, अभी जस्ट बताया है कि उसको, जैसे मान ले अभी बताया आप लोगों डायग्राम में बताए थे कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष से समानांतर जो भी किरणें आएंगी वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस कहा जाता है, बताया ना, उसे हम फोकस बोलते हैं। यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फोकस कहते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 33, आइए बालक बैठिए, टाइम पर आइए, समय पर आइए। कौन दास है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बताओ, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया, थोड़ा सा कोई माइंड लगाए ना तो आंसर बता सकता है। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, दृष्टि क्षेत्र आप देखिए वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्या किया जाता है, क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तब ना बड़े से बड़े, अगर मान ले छोटा गाड़ी है हमारा, हम बाइकें चला रहे हैं लेकिन पीछे से कोई ट्रक आ रहा है ना, तो ट्रक का पूरा इमेज छोटे से शीशा में दिखाई देता है, क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा है, पीछे का बड़े से बड़े हिस्सा को छोटा करके वो दिखा सकता है। तो किस दर्पण का होता है, वो उत्तल दर्पण का होता है। तो यहाँ पर क्या टिक लगा देंगे, ऑप्शन हम आपको समझा देंगे ना, पढ़ के तब ऑटोमेटिक आंसर खोज सकते हैं, हमको ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। हम ये देख लिए, इसके बारे में हमको नॉलेज है, हम आंसर टिक लगा देंगे कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। आगे बढ़िए, यही टाइम है, आप लोग बार बार कहते हैं यही टाइम है बाबू पढ़ने का, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जो स्टूडेंट ये 3 महीना अपने आप को पढ़ाई में लगा दिया उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन जो स्टूडेंट इतना समझाने के बाद भी अगर नहीं पढ़ पाता, नहीं पढ़ता है, तो अपने गार्जियन को धोखा दे रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वो अपने आप को धोखा, उसका रिजल्ट खराब होगा। अगर मान ले 3 गो दोस्त है, 3 दोस्त एग्जाम पास किए, एग्जाम दिया सब, और 3 में से अगर 1 दोस्त फेल कर गया, 1 दोस्त पास कर गया, 2 फेल कर गया ना, तो दोनों जो फेल करता है सब घर से बाहर लाज के बारे नहीं निकलता है, उसको शर्म लगेगा। कोई पूछेगा नंबर कितना है तो शर्म से नहीं बताएगा। और कुछ बदमाशा होता है, सब फेल मारने के बाद कहेगा सब कॉपी हमारा ठीक से चेक नहीं किया है, सब बकौल दास नारायण। अधिकांश बच्चा का रिजल्ट जब घबराता है ना तो कहता है सब कॉपी ठीक से चेक नहीं हुआ है। ये तो जब तू ठीक से लिखेगा तब ना ठीक से चेक होगा। आप ऐसा लिखावट करिए कि चेक करने वाला बढ़िया सबका कॉपी चेक करे, उसको लगे कि जो बच्चा लिखा है वो पढ़ा लिखा बच्चा है, मेहनत करके आया है। आप पुत पत के लिख दिए भर भर दीजिएगा तो एग्जाम में बढ़िया से चेक करेगा। आप जो भी वर्ड लिखना हो, जो भी क्वेश्चन का आंसर देना हो, स्पष्ट अपनी भाषा में लिखिए, सुंदर राइटिंग में लिखिए, बढ़िया से लिखिए। जितना बढ़िया सब चैटिंग करते हैं मोबाइल पर, कितना बढ़िया लिखावट आता है, मोबाइल से टाइप करते हैं तो अच्छा राइटिंग आता है एकदम।
उसी प्रकार राइटिंग बनाइए, एग्जाम में लिखिए, ताकि एग्जामिनर देख के राइटिंग देख के खुश हो जाए और आपका नंबर काफी बढ़िया दे। बढ़िया से लिखिएगा, अच्छा कॉपी चेक करेगा। तो ये माइंड में हटा दिए, कॉपी बढ़िया चेक नहीं होता है, कॉपी बढ़िया ही चेक होता है, आप बढ़िया से नहीं लिखते हैं। अच्छा से पढ़िएगा, अच्छा नंबर आएगा, नहीं पढ़िएगा नहीं आएगा, बस साफ है। मेहनत करिए, 2 महीना है, 2 महीना पढ़िएगा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, नहीं पढ़िएगा आपका रिजल्ट खराब होगा। हमारा क्या है, सिलेबस खत्म कर दिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ने वाला वो अच्छा नंबर ला लेगा और जो नहीं पढ़ने वाला वो खत्म। बजाय साहब पिछले बार 16-17 का बच्चा 400 प्लस नंबर लाया, जबकि 100 कुछ बच्चे थे एक क्लास में, था ना, 115-16 बच्चे थे एक क्लास में, तो उसमें 16 को बच्चा क्या 400 प्लस नंबर लाया, पूरा क्या नहीं ला दिया। हम एक बात बाबू हमेशा आपसे बोलते हैं, टीचर के पढ़ाने से कुछ नहीं हो सकता है, स्टूडेंट का मेहनत रिजल्ट बनाता है। हम 100 स्टूडेंट को, 200-300 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरा का पूरा स्टूडेंट फर्स्ट ला देगा, सब पास हो जाएगा। उसमें से वही स्टूडेंट का अच्छा नंबर आएगा जो घर पे जाके खुद से मेहनत करेगा। आज जो मेहनत नहीं करता है, घुमाई फिर लग जाता है, उसका रिजल्ट बढ़िया आता है। नाम आता है टीचर है सर का पढ़ा, सर बढ़िया पढ़ाए थे, आपका लड़का नहीं पढ़ा था। ये गार्जियन लोग को भी कुछ होता है, ऐसा होता है ना कि टीचरों को दोष दे देता है। तो गार्जियन लोग को अपने लड़के को दोष देना चाहिए कि तू क्या पढ़ाई किया, 1 साल 1.5 साल क्या पढ़ाई की, तुम्हारा रिजल्ट कभी आ गया। ऐसा तो चलिए आगे बढ़ते लोग, फिर इससे बात होता रहेगा। देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्त आगे क्वेश्चन अभी जस्ट बताए, नीचे फॉर्मूला लिखे थे हम, R=2F। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। ये कितने नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है क्या? नहीं, क्या लिखा था इस पर? अच्छा 3 मिट गया, 34 नंबर है। चलिए ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो क्या लगा देंगे टिक, आधी कहाँ हो गया, आधी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ए और बी दोनों, डी नंबर आंसर। आगे बढ़िए, तारों का चमकना जो है ना, तारों का चमकना, तारों का टिमटिमाना, ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। अब प्रकाश का अपवर्तन आप लोग हम पढ़ाए थे उस दिन, कांच का स्लैब लिया आपको दिखाए थे किस प्रकार से अपवर्तन की क्रियाएं होती है। आगे बढ़िए, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरण गमन करेगी। अब बताओ, टेढ़ा मेढ़ा गमन करेगा तो प्रकाश को वो छाया बना पाएगा? सीधी रेखा में गमन करेगी तब। हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं सीधा रेखा में लाइट आ रहा है, तब जाकर मेरा इमेज पीछे बन रहा है। ऐसे घुमा फिरा कर कहीं कहीं से लाइट भेजेंगे तो इमेज बन जाएगा, बढ़िया जाएगा, सीधी आंसर। आगे बढ़िए, आंसर भी देखते रहिए, ऐसा ना हो कि कहीं हम कोई आंसर गलत ठीक लगा दे। प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी, लाल, हरी या काली? ये तो कोई भी जानता है, कैसी दिखाई देगी, काली।